गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो मेटल एवं नॉन मेटल में हम देख रहे थे, इसमें भौतिक गुणों के बारे में हम देख चुके हैं। अब धातु के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। तो धातु के जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें जैसे वायु के साथ अभिक्रिया, पहला हम देखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया। तो वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण में देखेंगे, पहला उदाहरण तो यहाँ पे ये है 2Cu प्लस O2, 2CuO1, मतलब दो कॉपर और 2 ऑक्सीजन मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार 4 एल्युमिनियम प्लस 3O2 मिलकर के अभिक्रिया करके 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार 2Mg प्लस O2 मिलकर के 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये हम देख लिए। अब है कि जो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। इसमें हम देखेंगे क्या, जो सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, और सोडियम और पोटेशियम को इसी कारण जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है ताकि वो आग नहीं पकड़े। इसको आग पकड़ने से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, कि जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी मतलब लेड के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। उसी प्रकार आयरन जो है वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। मतलब आयरन को अगर वायु में गर्म किया जाए तो वो प्रज्वलित नहीं होगा, उसमें आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन ज्वाला, अगर कोई आग जल रही है और उसमें लौह चूर्ण को डाला जाता है तो वो तेजी से जलने लगते हैं। इसी प्रकार जो है Cu भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और गोल्ड जो है Au, मतलब सिल्वर जो है Ag चांदी, और Au सोना, गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड में, तो उभयधर्मी ऑक्साइड में जो है, उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए Al2O3 प्लस 6HCl, और ये जो है 2AlCl3 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। और जल के साथ अभिक्रिया में हम देखेंगे, ये तो हम वायु के साथ देख लिए। उसके बाद जल के साथ देखेंगे तो धातु प्लस जल मिलके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस जल मिलकर के धातु हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील, अगर ठंडे जल, जैसे कि ठंडे जल के साथ धातु में, जैसे कि जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये धातु है, इसको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो केवल भाप के साथ क्रियाशील है एल्युमिनियम, लोहा और जिंक, और गर्म जल के साथ अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम, और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, वो है सीसा, कॉपर, सोना और चांदी। और कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 2Na प्लस H2O बराबर 2NaOH प्लस H2O प्लस ऊष्मा भी छोड़ती है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करती है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है और ऊष्मा भी छोड़ती है। तो उसी प्रकार तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस तनु अम्ल मिलकर के लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे धातु लोहा और HCl
2HCl हाइड्रोक्लोराइड मिल करके FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस H2O का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो Cu प्लस Ag और Hg जो है कॉपर, सोना और Hg जो कि पारा है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया में हम देखेंगे तो धातु को प्लस विलयन हो गया, धातु प्लस लवण विलयन का अभिक्रिया करके तो लवण विलयन होता है और उसके बाद धातु निकलती है। मतलब धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करने पर वो लवण विलयन का निर्माण करेगा और प्लस धातु का भी निर्माण करेगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है और यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है तो इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उसके क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, पहले सबसे ज्यादा जिसका क्रियाशीलता है उसको ऊपर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पोटेशियम का सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है क्रियाशीलता में, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है और सबसे कम क्रियाशील जो है वो Pb है, सीसा, लेड। और आगे देखेंगे सबसे कम क्रियाशील है वो है सोना अभिक्रियाशील। लोहा के बाद Pb का स्थान आता है और उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद Hg पारा और उसके बाद एक्वस, उसके बाद Au सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होती है तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। तो यही है मेन पॉइंट कि धातु जो है वो अधातु के साथ अभिक्रिया कैसे करेगी। तो धातु के परमाणु जो है अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है तो इनको देखेंगे कि सोडियम में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 का होता है, 281 का होता है और उसके बाद जो है ये धनायन बनाता है। धनायन एक इलेक्ट्रॉन ये धनायन बनाता है मतलब त्याग करता है, तो Na प्लस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्लस E पे निगेटिव चार्ज होगा। मतलब इसका यहाँ ये हुआ कि जो A एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है यहाँ से, ये आप देख लिए। उसके बाद है जैसे Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये Cl में निगेटिव होगा, जो कि मतलब ये क्लोरीन ऋणायन का निर्माण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, त्याग नहीं ग्रहण करेगा क्लोरीन, तो ये इसके बाद जो है आयनिक यौगिक को देखेंगे। तो आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में देखेंगे तो भौतिक प्रकृति कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म में भौतिक गुण को भौतिक प्रकृति के रूप में हम देखेंगे तो ये ठोस वो कुछ कठोर होते हैं, ठोस भी और कुछ कठोर भी होता है और सामान्यतः भंगुर इसको बोला जाता है। गलनांक इसका जो है सेकंड पॉइंट गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक गुणधर्म में इसका सेकंड गुण है मतलब गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है
उसके बाद घुलनशीलता जो है वो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायक में अविलेय होते हैं, मतलब घुलनशील नहीं होता है। केरोसिन पेट्रोल सब में अघुलनशील होता है। उसके बाद विद्युत चालकता में देखेंगे तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं और ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो यहाँ तक आज हम रासायनिक गुणों के बारे में पढ़े हैं, धातुओं के रासायनिक गुण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।